Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, hope you all will be fine. Everything would be okay. Uncertain, बिल्कुल बारिश की तरह मैं भी आपके पास हाजिर हो चुका हूँ. आप लोगों को स्क्रीन पर ये पोएट्री नजर आ रही होगी विच वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस क्लास यस्टरडे. हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इसको शुरू किया था. तो आई डिस्कस विद यू पीपल 3 स्टैंजास. मैंने इसके 3 स्टैंजा शुरू करवाए थे, आप लोगों को शुरू के पढ़ा दिए थे. अभी तो शुरू हो गई ना, फिर मैं देख. अच्छा, we were discussing about the qualities of the person who tries to spend an upright life. Yani the person strictly follow the teaching of religion and tries to convert his way of life, his stand of life according to that teaching. तो what sort of qualities does he get? किस किस्म की क्वालिटीज उसकी लाइफ के अंदर आ रही होती, ये हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो हर स्टैंडा के अंदर हमने दो क्वालिटीज को डिस्कस किया था बेटे. अब यहाँ पर जो स्टैंडा नंबर 3 है, वहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था. स्टैंडा नंबर 4 आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम देयर के स्टैंडा नंबर 4 से मैं शुरू कर रहा हूँ. इसकी वोकैबुलरी मैंने पिछली क्लास के अंदर लिखवा दी थी. ठीक है, तो लिखा हुआ क्या, ही ओनली कैन बी होल्ड विद अनअफ्राइटेड आईज, यानी द पर्सन कैन सी विद फेयरलेस आईज, यानी वो देख सकता है बेखौफ निगाहों से. द ऑरर्स ऑफ द डीप एंड टेरर ऑफ द स्काईज. तो बीहोल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था सी, अनअफ्राइटेड का मतलब मैंने बताया था अनफ्राइटेड, फेयरलेस, और डीप का मतलब मैंने आपको बताया था सी, समुंदर के लिए अप्लाई कर रहे होते. ठीक है, अब इसकी दो मीनिंग है विच हैव बीन गिवन इन द पोएट्री. अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की तरफ जाएंगे तो वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टैंजा. ठीक है, अगर हम अपने मजहब की बात करते हैं तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल फ्रॉम देयर. लेकिन यहाँ पे राइटर बताया जा रहा है कि पुराने वक्तों के अंदर जब इंसान सफर किया करता था ना, व्हेन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरोप्लेन, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन, तो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन स्मॉल बोट्स. अच्छा, उस जमाने के अंदर, शुरू के जमाने के अंदर, क्योंकि ये जो राइटर था ये शेक्सपियर के जमाने का है, तो 16th सेंचुरी का ये राइटर गुजरा है. तो शेक्सपियर के ज़माने के अंदर जो है, आज से तकरीबन 500 साल पहले और तकरीबन 550 साल पहले, तो छोटी छोटी कश्तियां थी. बहुत बड़ी बड़ी जो कश्तियां होती हैं जिसको बहरी जहाज कहा जाता था, वैसा नहीं होता था कि उसमें भी चलो फिर भी थोड़ी बहुत सेफ्टी होगी. छोटे मोटे तूफान, टॉर्नेडोज का सामना वो कर सकता है. तो पुराने वक्तों के अंदर ये चीज नहीं होती थी. तो कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन लिटिल बोट्स, अब व्हेन द शिप और द बोट इज गोइंग टू बी इनटू द सेंटर ऑफ द ओशन, कि समुद्र के दरमियान बीच में आ जाए, वहां पर अब कोई तूफान आ जाए, कोई टॉर्नेडो क्रिएट हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर पता उस वक्त उस कश्ती के जितने भी लोग होंगे दे वर एट द मर्सी ऑफ डेथ, मतलब मौत के रहमो करम पर होंगे. अगर मौत ने छोड़ दिया तो बख्शेगा, नहीं छोड़ा तो वो फिर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं. और आपको पता दुनिया में सबसे बड़ा डर जो है ना, वो मौत का है. दुनिया में इंसान मौत से बहुत डरता है. वो अलग बात है डरता नहीं, वरना अगर मौत का डर पैदा हो जाए तो इंसान नेक ना बन जाए, स्वाले ना बन जाए. ठीक है, तो इसकी मीनिंग जो राइटर ने एग्जाम्पल दी है ना, वो एग्जाम्पल क्या दी है आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये जो पेज नंबर 43 पर ये वाला पैराग्राफ है ना बेटे, कि ट्राई टू पुट योरसेल्फ इमेजिनेटिवली इन द पीरियड एंड द प्लेस टू विच अ पोएम बिलोंग्स, जहां से ये पोएट्री का ताल्लुक है. अ मॉडर्न पोएट इज अनलाइकली टू राइट अबाउट द हॉरर्स ऑफ द डीप, कि अभी के दौर का जो राइटर होगा वो इस चीज को कभी इस्तेमाल ही नहीं करेगा, क्योंकि फॉर इन आवर एज वी क्रॉस द ग्रेट ओशन इन कंफर्ट एंड सेफ्टी. इन कैंपेन्स टाइम ब्रेव मैन मेड पेरिलस वॉयेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड इन टाइनी वुडन सेलिंग शिप्स. कि पुराने वक्तों के अंदर और थॉमस कैंपन के जमाने के अंदर जो लोग हैं वो बड़े बड़े मुश्किल जो है बहरी सफर किया करते थे छोटे छोटे बोट्स पर. द फुल मीनिंग एंड फोर्स of the line will not be understood by those without the imagination to think of the ocean as Campion is contemporary saw it.
कि कैंपेन और जमाने के लोगों ने जिस किस्म की तकालीफ का सामना किया समुद्री सफर में, जब तक इसको आप इमेजिनेशन में नहीं लेकर आएंगे, आपको इस पोट्री की, इस लाइन की मीनिंग समझ में नहीं आएगी। राइटर खुद कहना चाह रहा है। और दिस काइंड ऑफ प्ले ऑफ इमेजिनेशन इज एसेंशियल टू द रीडिंग ऑफ द पोट्री बाय ऑफ बायगॉन एजेस, कि गुजरे हुए जमाने के अंदर जैसे जमाना एडवांस हो जाएगा तो इस इमेजिनेशन को लाना पड़ेगा कि समुद्र के अंदर मौजूद है, कश्ती जो है वो अब मुश्किलात का सामना होगा, तो उस वक्त जो मौत का डर होता है ना, तो उस डर के अंदर अब वो क्या करता है, समुद्र के तय में भी जाना पड़े ना तो जिंदगी के लिए वो जा सकता है, और आसमान की बुलंदियों को भी छूना पड़े तो वो कर सकता है। इसीलिए राइटर यहाँ पर कर रहा है क्या, कि ही ओनली कैन बी होल्ड, वो देख सकता है विद अनअफ्रेटेड आइज, अब बेखौफ निगाहों से, क्योंकि जब मौत सामने तो फिर किसी चीज का डर नहीं रहता। दी ऑर्डर्स ऑफ द डीप, यानी द डेप्थ ऑफ द सी कुड बी सीन, कुड बी रियलाइज्ड बाय दैट पर्सन, एंड टेरर ऑफ द स्काईज। ठीक है, एक तो मीनिंग ये हो गई। और सेकंड मीनिंग के अंदर जो मैंने कहा ना कि बंडल यूजेज वी हैव गॉट, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखें, अल्लाह का जो नेक बंदा होता है ना, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, मुत्तफिक अलैह हदीस का मफहूम मैं आपको समझा रहा हूँ, कि जब इंसान नफिल इबादत करता है ना, नफिल इबादत, उसमें जब कसरत हासिल करता है, बहुत कसरत के साथ इबादत करता है, और कसरत से इबादत करने के बाद यानी नफिल नमाज अदा करता है, नफिल सदका देता है, ज़कात के अलावा अल्लाह की राह में खर्च कर रहा होता है, ठीक है ना, तो जब नफिल इबादत करके अल्लाह ताला का जब कुर्ब पाता है ना, when he get the vicinity of Almighty Allah, when he gets near to Almighty Allah, तो अल्लाह तबारक तआला जब उसको अपनी पनाह में लेता है, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ना कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलेशियल क्वालिटीज आर गिवन टू दैट पर्सन। जब इंसान नेक काम करने लगता है ना, तो फिर आसमान की बुलंदियों में क्या मौजूद है, जमीन की गहराइयों में क्या मौजूद है, वो इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। कॉन्टेक्चुअली क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, आने वाले वक्तों के अंदर उसकी प्रिडिक्शन, उसकी पेशन गोई सही साबित होती है। दिस इज द क्वालिटी विच ही गेट्स आउट देयर। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड नंबर 4। 5 में क्या लिखा है, अल्लाह के नेक बंदों को आप देखिएगा, द पर्सन हु इज वेरी कॉन्टेंटेड, वेरी रिलीजियस, वेरी सेटिस्फाइड पर्सन, ही इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। तो उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है क्या, कि दस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स। अब स्कॉर्निंग का मतलब मैंने क्या बताया था, रिजेक्टिंग, इग्नोरिंग। तो दस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स, और केयर का मतलब क्या बताया था, वरीज ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की जो भाग दौड़ होती है, जिंदगी की जो परेशानियां होती है, उसको वो इग्नोर करता है। that fate or fortune brings, यानी whatever appears in his fate or fortune, यानी नसीब में जो बुराइयां होती, जो मुश्किलात होती हैं, उसको वो घास ही नहीं डालता, खातिर में नहीं लाता। क्यों नहीं लाता, he makes the heaven his book, his wisdom heavenly things। शानदार लाइन इस पोएट में राइटर ने लिखी, इस पोएट्री के अंदर, he makes the heaven his book, यानी he becomes satisfied with all those things which are written in the book of fate। मुकद्दर की किताब में रब ने जो बातें लिख दी ना, उस पर वो मुतमईन हो जाता है। क्यों, एंड फिर होता क्या है, जब वो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पे राजी हो जाना, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के जब थोड़े से दिए हुए पे जब वो राजी हो जाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के लिए उसके थोड़े से किए हुए हो जाता है। टेट फॉर टेट वाला मामला होता है, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। वो रब की बारगाह में एक कदम चलता है, अल्लाह ताला उसको 10 कदम करीब कर लेता है। वो रब को एक बार या अल्लाह कहता है, और रब तबारक व तआला 70 बार लब्बैक या अबदी कह रहा होता है। इसीलिए लिखा हुआ ही मेक्स द हेवन इज बुक, यानी इसका मतलब क्या है कि ही ट्राइज टू फॉलो ऑल द थिंग व्हिच हैव बीन गिवन, एंड ही डज नॉट से लेम एक्सक्यूजेस। जो अच्छा लगा वो मान लिया, मतलब जिंदगी के अंदर जो बुरा लगा उसके खिलाफ कैंपेन चलाए, और अब से मतलब हम शिकवा शिकायत करें, वो ऐसा नहीं करता। जिंदगी में अच्छाई हो, खुशी हो या गम का मौका पे, ऑल द टाइम ही सेटिस्फाइड विद दैट। ये क्वालिटी बताई जा रही कि ही मेक्स द हेवन इज बुक, यानी अपनी किताब वो अल्लाह तबारक तआला की बातों को बना लेता है। और फिर हिज विजडम हेवनली थिंग, फिर उसकी सोच भी आपको हेवनली मिलती है, अल्लाह वाली सोच, नेक सोच उसकी होती है। जब वो नेकियों में लग जाता है तो अल्लाह ताला उसको बुराई करने की ताकत भी छीन लेता है, तो वो नेकी कर रहा होता है। और फिर लास्ट स्टैंडर्ड के अंदर बहुत खूबसूरत क्वालिटी लिखी हुई कि गुड थॉट इज ओनली फ्रेंड्स, यानी उसके सबसे बेहतरीन दोस्त क्या होते हैं, उसकी अच्छी सोच होती है। हिज वेल्थ वेल स्पेंट एज, और उसकी जो दौलत होती है ना, आफ्टर डेथ और आफ्टर बीइंग डेड, मरने के बाद उसकी जो दौलत, उसकी जो कुल कमाई होती है, वो अपने पीछे एक अच्छी गुजारी हुई जिंदगी छोड़कर जाता है। और अच्छी गुजारी हुई जिंदगी के जो नेक अमाल होते हैं, ही इज गोइंग टू टेक इनटू द ग्रेवयार्ड एंड द अपकमिंग लाइफ।
इसीलिए लिखा हुआ हिज वेल्थ अ वेल स्पेंट एज। फिर लिखा हुआ द अर्थ इज सोबर इन। इनका मतलब मैंने बताया था ना, टेम्पररी प्लेस, शेल्टर। दुनिया जो है उसके लिए एक वक्ती तौर पर ठहरने वाली जगह होती है, जस्ट लाइक अ सराय। एक सराय खाना होती है दुनिया उसके लिए। उसको पता है आई डू नॉट नीड टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग वाइल, कि मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहना। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज। और पिलग्रिमेज का मतलब अब दो मीनिंग यहाँ पर आ रही है। एक तो मतलब हो गया हज, लेकिन सेकंड मीनिंग क्या है उसको सुनिए। यानी पिलग्रिमेज का जो मैंने एक मतलब लिखवाया था आप लोगों को, वो लिखवाया था हॉली जर्नी। और हॉली जर्नी का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन अवॉइड्स डूइंग रॉन्ग कमिटमेंट्स, सिंस एंड इविल डीड्स। ऐसा ही होता है कि इंसान जब हॉली जर्नी का मतलब क्या होता है, नेक सफर उसी कहते हैं जिसमें बुराई से बचता है, नेकियां कर रहा होता है। तो वो शख्स जो मैन ऑफ लाइफ अपराइट होता है, व्हाट डज ही डू? ही ट्राइज टू अवॉइड हिज पर्सनालिटी फॉर कमिटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिन, इवन टू टेल अ लाई। झूठ बोलना तक उसके लिए हराम होता है, तो वो उसको मना कर रहा होता है और ना ही कर रहा होता है, और छोटी छोटी नेकियां करता चला जाता है। इस तरह उसका एक बहुत मुकद्दस किस्म का बड़ा हॉली सा एक सफर होता है जो जिंदगी में करके जब जा रहा होता है, तो इस तरीके का सफर होता है कि उसकी नेकियों ने उसके गुनाहों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। उसके नामा अमाल के अंदर देयर वुड बी नो सिन, कोई गुनाह होता ही नहीं। और आपको पता है हज के बारे में भी तो यही हुक्म दिया गया ना कि जिस शख्स का हज रब तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है, तो उसको जो इनाम मिलता है वो क्या होता है, उसके अगले पिछले तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है। उसकी मिसाल ऐसी जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ। लेकिन जब गुनाह करता है जब दोबारा वो, तो उसके सारे गुनाह जो है वो रिन्यू हो जाते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो कॉन्टेक्चुअली लिटरली बोथ हैव द सेम मीनिंग आउट देयर, कि दिस अर्थ इज सोबर इन, कि इट वुड बी। आप देखिए ना, किसी भी होटल में आप जाके रहें 4-5 दिनों के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को कोशिश करते इस तरह रिप्रेजेंट करें कि लोग अच्छे लफ्जों में याद रखें, अच्छा सफर करके जाएं, अच्छी तरीके से मिलकर जाएं। तो दुनिया भी बिल्कुल इसी सराय की मान है कि अच्छी तरह रहना है, अच्छा बिहेव करना है, नेकियां करनी, गुनाह से रुकना है, गुनाह से रोकना है। और फिर इस तरह करते करते व्हेन वी आर गोइंग टू पास अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब हम दुनिया से जाएंगे, तो वी वुड आल्सो बी हैविंग अ पिलग्रिमेज। हमें भी वही वाला मामला मिलेगा जो मामला राइटर ने इसके बारे में रिप्रेजेंट किया। और ये थॉमस कैंपन, इसकी जो बायोग्राफी दी हुई है, पेज नंबर 72 में जो बायोग्राफी बनाई बताई थी आप लोगों को, तो उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट मिलेगी कि इसका मजहब की तरफ अभी रुझान जो था बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो दैट वाज द सेकंड पोएट्री व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल। अब आइए पेज नंबर 47 पे। मैं पेज नंबर 44 वाली पोएट्री अभी नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो डिटेल्ड है। गेट रेडी अलॉन्ग विद योर पेंसिल, क्योंकि इसके अंदर मुश्किल वर्ड लिखने। ठीक है, फटाफट जरा। देखिएगा, पहली लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा हेवन। हेवन का मतलब यहाँ पे नेचर, ऑलमाइटी अल्लाह के लिए वर्ड अप्लाई किया जा रहा है, हेवन। फिर दूसरी लाइन में वर्ड लिखा होगा फ्रेज ऑल एक्सेप्ट, सॉरी ऑल बट, इसका मतलब होता है ऑल एक्सेप्ट, ई वाला एक्सेप्ट है। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। ऑल बट का मतलब ऑल एक्सेप्ट। तीसरी लाइन में आपको वर्ड मिलेगा ब्रूट्स। ब्रूट्स का मतलब होता है एनिमल्स, सैवेज, वैशी, जंगली के लिए अप्लाई करते हैं। और इसी लाइन के अंदर आखिरी, इसी लाइन में आपको आगे एक वर्ड मिलेगा स्पिरिट्स। स्पिरिट का मतलब होता है एंजल्स, फरिश्तों के लिए वर्ड अप्लाई किया जा रहा है, या रूह के लिए। फिर चौथी लाइन के अंदर आपको वर्ड मिलेगा सफर, उसको अंडरलाइन करिएगा। बीइंग है उसको अलग अंडरलाइन करिएगा, और बिलो। ये तीन वर्ड लाइन नंबर 4 में मिलेंगे, इसको अलग अलग अंडरलाइन करिएगा, सफर, बीइंग, बिलो। सफर का मतलब होता है बेयर, BEAR, बेयर, बर्दाश्त करना, टॉलरेट। अच्छा, बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्टेंस,
बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस, और बिलो का मतलब ऑन अर्थ। बिलो मीन्स ऑन अर्थ। फिर उसके बाद अगली लाइन में आपको वर्ड मिलेगा लैम्ब। लैम्ब आप समझते हैं, भेड़ के बच्चों को कहते हैं, यंग वन ऑफ अ शीप। यंग वन ऑफ अ शीप। फिर इसी लाइन में आगे वर्ड मिलेगा रायट। रायट इसका मतलब होता है वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रा वेगेंट वे ऑफ लाइफ। थोड़ी डिटेल मीनिंग है बेटे। वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रा वेगेंट वे ऑफ लाइफ। उसके बाद की बाद वाली लाइन में आएगा, लिखा ना प्लीज टू द लास्ट। क्रॉप्स, ईट क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब यहाँ पे ईट्स, REEATS, ईट्स, खाना, ईट्स। और फ्लावरी फूड, फ्लावरी फूड कहते हैं फॉडर को। फॉडर घास फूस जो चारा होता है उसको कहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए लाइन नंबर 12 पे। देखिए लाइन नंबर 12 पे, ये आगे नंबर, लाइन नंबर ही लिखा हुआ, 10th लिखा हुआ ना, 10th के नीचे 12 जो आया हुआ लाइन नंबर लिखा हुआ, हीरो पेरिश। तो पेरिश का मतलब यहाँ पे है डाई या डिस्ट्रॉय। फिर स्पैरो एक वर्ड लिखा हुआ है, स्पैरो आपको पता है मेल बर्ड को कहते हैं। स्पैरो बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं चिड़िया, तो स्पैरो चिड़िया नहीं, चिड़ा, मेल बर्ड। उसके बाद वाली लाइन के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा बेटे, हर्ल। इसका मतलब होता है टू थ्रो समथिंग विद अ लॉट ऑफ फोर्स। और सिंपल अगर थ्रो भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 15 पे आ जाइएगा। लाइन नंबर 15 के अंदर आखिर में 3 वर्ड मिलेंगे आपको, ट्रेम्बलिंग, पिनियन, सोर। तो ट्रेम्बलिंग को अलग अंडरलाइन करना है, पिनियन अलग, सोर अलग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शिवरिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शिवरिंग। पिनियन का मतलब पोइटिकल लैंग्वेज में होता है विंग्स, परों के लिए अप्लाई करते हैं, विंग्स। और ये जो सोर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है राइज इनटू द एयर। टू राइज इनटू द एयर, हवा में बुलंद होना। सोर मीन्स टू राइज इनटू द एयर। इसकी एक और मीनिंग होती है फ्लाई, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी के नीचे आपको अगली लाइन में आपको वर्ड मिलेगा एडोर। अब एडोर की 2 मीनिंग होती है। एक मीनिंग तो ये होती है, लिटरल मीनिंग होती है टू लव समवन वेरी एक्सेसिवली।
To love someone very excessively. To love someone very excessively. लेकिन यहां पर लेकिन यहां पर मीनिंग वर्शिप है, यहां पे मीनिंग वर्शिप है, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। फिर इसके बाद वाली लाइन में आपको एक फ्रेज मिलेगा बेटे, वर्ड फ्यूचर ब्लिस, इसको अंडरलाइन कर लें, वर्ड फ्यूचर ब्लिस। उसके बाद ये जो आखिर की 4 लाइन है ना, होप स्प्रिंग्स इटर्नल, यहां से लेकर आखिरी लाइन तक इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, अंडर ब्रैकेट कर लें आखिर की 4 लाइन। होप स्प्रिंग इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, यानी ये वाली लाइन से लेकर आखिर तक, लाइफ टू कम तक। अच्छा, फिर सेकेंड लास्ट लाइन में देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा कन्फाइंड। कन्फाइंड का बेसिक मतलब लिखेंगे तो लिख लें वहां पर रिस्ट्रिक्टेड या फिर लिमिटेड। रिस्ट्रिक्टेड या फिर लिमिटेड। और आखिरी लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा बेटे, एक्सपेशिएट्स। एक्सपेशिएट्स सॉरी, इसका मतलब होता है फाइंड स्पेस एंड फ्रीडम। फाइंड्स स्पेस एंड फ्रीडम। फाइंड स्पेस एंड फ्रीडम। नाउ कम टू द पोएट्री, यू कैन सी दैट, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर बताया था बेटे। आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन कि जब पोएट्री के अंदर लाइंस फॉर्म का वर्ड आ जाए ना, लाइंस फॉर्म का वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ कंप्लीट पोएट्री। It means that some selected lines have been taken just to make the mind of the reader motivated about the theme of the poetry. सही है, तो लाइन फॉर्म जो है ये कंप्लीट पोएट्री नहीं है। Some selected lines have been taken, इसके अंदर से चंद लाइनें ली गई हैं। और 22 लाइन है जिसके अंदर एक डिटेल कमेंट्री है। इसके अंदर द राइटर हैज मेंशन a religious dissertation in a philosophical way and it would be showing some aim as well, कि इसके अंदर आपको ये पोएट्री एम्बिशियस भी मिलेगी, फिलोसॉफिकल भी है और रिलीजियस भी इसके अंदर मिलेगा। और ये जो एक स्पीच है जो अलेक्जेंडर पोप जो है लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप में से जितने बच्चों के पास किताबें मौजूद है, क्योंकि उस पेज का मैंने तस्वीर तो नहीं ली हुई है ना, तो आप अगर अगले पेज पर आए, पेज नंबर 48 पर, जिन बच्चों के पास किताबें अगर पेज नंबर 48 पर आए तो 48 पर देखिएगा नीचे पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ ना, पहला पैराग्राफ, उसमें यही लिखा हुआ होगा कि ये एक रिलीजियस डायसर्टेशन है। और बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस लॉन्ग पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन एन एसेनमेंट इज एन एम्बिशियस philosophical and religious dissertation on human existence addressed by Pope to Lord Bolingbroke। यहाँ तक अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट्री। यानी ऐसे का मतलब यहाँ पर क्या है, अ डिटेल कमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ अ मैन, इंसान की जिंदगी के ऊपर एक डिटेल कमेंट्री जो इसने लिखने की कोशिश की है। आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ही वाज लाइक अ क्रिश्चियन राइटर, मतलब ही बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी, आपको नहीं लगेगा इससे जो बातें की। अच्छा, आपको मैंने लास्ट की 4 लाइन अंडर ब्रैकेट करवाई है, शुरू की जो 4 लाइनें बेटे इसको भी अंडर ब्रैकेट कर लें, हेवन से लेकर बिलो तक, हेवन से लेकर बिलो तक इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, सॉरी अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा। और लाइन नंबर 9 और 10, लाइन नंबर 9 और 10 में लिखा होगा ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर।
काइंडली गिवन दैट ईच में फिल द सर्कल मार्क्ड बाय हेवन, यहां तक। यानी लाइन शुरू की 4 लाइन, आखिर की 4 लाइन नंबर 9 और 10 शुड बी इनसाइड द ब्रैकेट। अब ये क्यों है पोएट्री के आखिर में समझ में आ जाएगा। सी हाउ डज ही स्टार्ट द पोएट्री, नॉट स्टार्ट द पोएट्री, व्हाट मैसेज ही स्टार्ट गिविंग अस। बहुत शानदार लाइन लिखी हुई शुरू की, क्या लिखी हुई? राइटर from all creature hide the book, heaven means almighty Allah, nature, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूक से मुकद्दर की बातें छुपा के रखता है। A person doesn't have any information about future happenings, इंसान मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। Sorry, and why doesn't he know? वो क्यों नहीं जानता? Because he had no information, God had not given him the command, अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी नहीं है। इसी लिखा हुआ heaven from all creatures hide the book of fate। तो सवाल ज़हन में आता है कि डज ही यानी ऑलमाइटी अल्लाह हाइड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, क्या अल्लाह ताला जिंदगी के सारे मामलात को छुपा के रखता है? तो कॉमन सी बात है बेटे कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर जो टाइम होता है जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, तो वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ टेंस, वन इज कॉल्ड प्रेजेंट, सेकंड इज कॉल्ड पास्ट, थर्ड इज कॉल्ड फ्यूचर। पास्ट जो गुजर चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला। तो फ्यूचर के बारे में इंसान को नहीं पता होता कुछ, और माजी के बारे में भी सारी बातें इसको याद नहीं होती। पता होता है कि जो हो चुका है, इसमें भी सारी बातें याद नहीं होती। अब इसकी वैलिड एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जितने ही बच्चे हैं, जो भी एज है आपकी, आप जब आप 2 साल के थे आपके साथ क्या हुआ, या मेरे साथ क्या हुआ, 4 साल का था मैं तो मेरे साथ क्या हुआ था, या आपके साथ क्या हुआ था, कोई याद है? कुछ नहीं याद होगा। हाँ, प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है सिर्फ इंसान वो जानता है, इसलिए राइटर कह रहा ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेज, यानी इन ऑल एक्सेप्ट सारी चीजों के अंदर द पर्सन नोज ओनली द थिंग विच इज गोइंग ऑन एंड द टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड प्रेजेंट, के इंसान सिर्फ प्रेजेंट को जानता है। फ्यूचर के बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, और माजी के बारे में भी सारी बातें इसको याद नहीं होती। और ये स्लाइड के अंदर मैं एक एग्जांपल बच्चों को जरूर देता हूँ बेटे, वो ये कि देखिए जो बुक है, अब इस बुक के अंदर हमने पोएट्री जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी और सेकंड में भी पढ़ लें, ये बात आप सबको मालूम है, ठीक है ना। अब फर्स्ट ईयर के अंदर जो पोएट्री हमने जितनी पढ़ी थी, तो वी डिस्कस 10 पोएट्री इन फर्स्ट ईयर। लेकिन अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आपको 10 की 10 पोएट्रीज याद हैं, उसमें क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, तो आप बोलेंगे सर देखिए ऐसे मौसम में इस तरह के मजाक मत करते हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पोएट्रीज के अंदर मिक्सअप था वहां पर। अच्छी पोएट्री भी थी जो मुझे पढ़ाने में मजा आता था, आपको भी पढ़ने में मजा आता था। कुछ पोएट्री थी तो दिल चाहता था कि राइटर से जाके पूछे क्यों लिखी भाई पोएट्री ऐसे, क्यों मजाक किया हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ खेला, ये वाला मामला। तो अब देखें इस किताब को जो आपके पास है, समझ लीजिए हमारे नसीब की कंप्लीट बुक है। अब इसके अंदर जितने पेजेस हम पढ़ चुके हैं दैट इज ना, हमने सेकंड ईयर के अंदर जो पोएट्री शुरू की, सेवरेज ऑफ मैन, इसमें क्या क्या बताया गया अब आप सबको मालूम है। हमने अभी मैन ऑफ लाइफ आप राइट पढ़ा, इसके अंदर क्या क्या हुआ हम सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पेज नंबर 48 पर कौन सी पोएट्री है, उसका थीम क्या है, पेज नंबर 44 पे कौन सी पोएट्री है, पेज नंबर 58 पर कौन सी पोएट्री है, पेज नंबर 61 पे कौन सी पोएट्री है, पेज नंबर 62 पे कौन सी पोएट्री है, 65 पे कौन सी, 67 पे कौन सी है, तो मेरे ख्याल में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में इंसान को नहीं मालूम है। और ये जो पोएट्री सपोज करें कि दिस पेज विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमारा प्रेजेंट है, तो इस प्रेजेंट के अंदर भी सब हमें नहीं मालूम है। अभी हमने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी तो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन मालूम है। मैं आपसे पूछूं लाइन नंबर 10 और 11 में क्या लिखा हुआ है, तो शायद कोई बच्चा उसको एक्सप्लेन उस तरह ना कर पाएगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो बहुत आसान सी एग्जांपल है कि हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइड द बुक ऑफ फेट ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेज, यानी अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दर की बातें जो है वो अपनी तमाम मखलूक से छुपा के रखता है। इस बात को आपने अच्छे तरीके से याद रखनी। इंसान सिर्फ प्रेजेंट को जानता है, इंसान सिर्फ प्रेजेंट को जानता है, ये याद रखिएगा, और पास्ट के अंदर उसको सब कुछ मालूम नहीं होता। इस बात को भी अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तो क्या अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात से सारी बातें छुपा के रखता है? तो मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, अल्लाह ताला ने तकरीबन 18,000 मखलूकात पैदा फरमाई, 18,000 आलम। जो कुरान पाक की आयत मुबारक है ना, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, कि वही मालिक तमाम मशारिक और मगारिब का है। तो हम एक मशरिक और एक मगरिब में परेशान है, दुनिया डिस्कवर नहीं कर सकते। और अरबी के अंदर आपको पता है जमाउल जमा होता है, सिर्फ जमा नहीं होता, जमाउल जमा।
मशारिक और मगारिब, अब अल्लाह तबारक व तआला कितने मशारिक का रब है, कितने मगारिब रब है, वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। लेकिन हमने 3-4 मखलूकात के बारे में सुना तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट वन। इंसान के बारे में सुना, जिनों के बारे में सुना है, फरिश्तों के बारे में सुना है, ना जिनको देखा है ना फरिश्तों को देखा है। और जानवरों के बारे में सुना तो जानवर को हम देखे होते हैं, हमारे अतराफ में कई नजर आते हैं। तो राइटर पता सीक्वेंस क्या बता रहा है, ये क्रिश्चियन मजहब के अंदर भी, ईसाइयत के अंदर ही मौजूद है कि फ्रॉम रूट्स व्हाट मैन, फ्रॉम मैन व्हाट स्पिरिट्स नो, यानी दोज थिंग विच आर नॉट नोन टू एनिमल्स, वो बातें जो जानवरों को नहीं मालूम होती, ह्यूमन नोज इट, इंसान उसको जानता है। एंड दोज थिंग विच इज नॉट नोन टू ह्यूमन बीइंग्स, एंजल्स नो इट। यानी वो बातें जो जानवर को नहीं मालूम होती वो इंसान जानता है, जो बात इंसान को मालूम नहीं होती वो फरिश्ते जानते हैं। और सिंपल सा रूल है कि जो बात कोई नहीं जानता बेटे, वो कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसकी जनरल एग्जाम्पल है कि भाई किसी जानवर की मौत का वक्त करीब आता है, किसी जानवर को हम ज़िबा करते हैं, कुर्बानी के दिन गुजरे, तो उसको तो नहीं पता होता ना कि हम उसको ज़िबा कर रहे हैं। उसको पता चल जाएगा तो वो हमें करीब आने देगा? सोचे, वो तो हाथ भी ना लगाने दे। लेकिन ये बात हमें मालूम होती है कि हम इसको ज़िबा करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कि हम में से किसकी मौत का वक्त करीब है, नोबडी हैज इंफॉर्मेशन, किसी को नहीं मालूम है। ये बात किसको मालूम होती? उस फरिश्ते को जो रूह कब्ज करता है। और उसको भी इल्म कौन देता है? अल्लाह तबारक व तआला देता है कि फला शख्स की रूह लेकर आनी है। तो जिसका हुक्म होता है वो उसी की रूह लेकर जा रहा होता है। बहुत शानदार सी एग्जाम्पल आसानी के साथ कि फ्रॉम ब्रूट्स व्हाट मैन, फ्रॉम मैन व्हाट स्पिरिट्स नो, यानी दोज थिंग विच आर नॉट नोन टू एनिमल्स, ह्यूमन नोज इट, or those things which are not known to human being, angel know it, and those things which are not known to anyone, वो बात जो कोई नहीं जानता, किसी का नहीं पता होता किसी को, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। लेकिन सोचे जरा, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में पता चल जाता सब कुछ, यानी टिल आवर डेथ, मरते दम तक हमारे साथ क्या क्या होगा। इंसान परेशान होता है ना कि यार पता ही नहीं है, फायदा होगा नुकसान होगा, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला शिकवा शिकायत ही कर रहा होता है। अल्लाह ताला का शुक्र उसकी शान के मुताबिक अदा नहीं कर रहा होता। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे ना कि हमें फ्यूचर के बारे में चीजें मालूम होती तो क्या रहता, तो आप यकीन मानिए वो जो जिंदगी का चार्म है ना, जिंदगी जो अट्रैक्शन है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उसकी वजह क्या है कि जिंदगी में मुस्तकबिल में जो चीजें अच्छी होने वाली उसमें तो बड़ा मजा आता कि कारोबार करेंगे, पता है इसमें फायदा होगा तो हम और मेहनत करेंगे उसके अंदर। लेकिन जहां पता चल जाता ना कि नुकसान होगा और होगा कुछ भी कर ले, तो फिर इंसान का मुंह आपको पता है ना, चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। जिंदगी 100 साल की है, वो बड़े मजे तरीके से गुजारा होगा, लेकिन जब पता चल जाएगा कि मरने में 5 साल रह गए, फिर 4 साल रह गया, फिर 3 साल, तो वो मर उसी वक्त चला जाएगा। ऐसे ही है, इसीलिए इंसान को अगर पता चल जाता ना तो बेटे कोई भी दुनिया में नहीं आना चाहता। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी थर्ड वर्ल्ड फॉर अस। हम जितने भी लोग, हमारे लिए तीसरी दुनिया है। इससे पहले हम 2 दुनिया का सफर करके आ चुके हैं और इसके बाद भी 2 दुनिया का सफर करना, दैट इज द मिड पॉइंट। ये याद रखिएगा। When we were in the stomach of the mother for the 9 months, हम माँ की शिकम के अंदर 9 महीने तक रहे थे, तो वहां पर भी हमसे कोई शरीयत की गिरफ्त नहीं पूछी गई थी और ना पूछा गया। उससे पहले हम वर्ल्ड ऑफ सोल के अंदर रहे, आलम अरवा के अंदर रहे, वहां पर भी शरीयत के अहकामात की फॉलोइंग नहीं थी। कबर, इसके बाद हम कबर में जाएंगे, फिर आखिरत के अंदर। तो कबर और आखिरत के अंदर आपको पता है वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। कबर में 3 सवाल है, आखिरत के अंदर तो बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन आपको पता है कबर और आखिरत के अंदर जो सवालात है वो इस दुनिया के बारे में, जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इससे पहले जो 2 दुनिया हम गुजार कराए उसमें नहीं, ना हमें ये बात आलम अरवा में मालूम थी, ना हमें ये बात माँ के शिकम के अंदर मालूम थी। इसीलिए राइटर यहाँ पे कह रहा है और हु कुड सफर बीइंग हियर बिलो, यानी इफ वी हैड कम टू नो कि दीज आर द थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन। आप सोचें, आपकी जितनी भी एज है, जो भी एज है, और वट एवर द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ यू हैव बीन हैविंग, आपका जो भी तजर्बा जिंदगी के अंदर आए, लेकिन मैं पूछूं कि अगर ये बात हमें दुनिया में आने से पहले पता चल जाती बेटे कि दुनिया में आने के बाद ये होगा हमारे साथ, दुनिया में आने से पहले ये बात है, अगर हमें ये मालूम हो जाती कि दुनिया में आने के बाद ये सारी चीजें होंगी मरते दम तक, तो बताइए मुझ में से या आप में से कोई दुनिया में आना चाहता? कोई भी दुनिया में नहीं आना चाह रहा। इसीलिए इस फ्यूचर की बातों को छुपा के रखा है। क्यों? राइटर कह रहा और हु कुड सफर बीइंग हियर बिलो, यानी हु कुड हैव टॉलरेटेड हिज एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, मतलब किसकी इतनी हिम्मत होती जो दुनिया के अंदर आकर इस चीजों को बर्दाश्त कर सकता। अब चूंकि जब आ चुके हैं
तो वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच हैव बीन गिवन देयर। ठीक है, तो इसको यहां तक निशान लगा लीजिएगा बेटे। फर्स्ट 4 लाइन जो मैंने अंडर ब्रैकेट करवाई हुई है, यहां तक की एक्सप्लेनेशन आपकी हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर अपनी क्लास के अंदर इस पोएट्री को मैं कंटिन्यू करके फिर अगली पोएट्री को भी हम शुरू कर रहे होंगे। ठीक है बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।